साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों। और यहाँ पर आपके लिए बढ़िया जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है। तो अब जूनियर सुपर टेट का दोस्तों मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं। बड़ा ऑफर आ गया, रात्रि 12 बजे तक मात्र 200 रुपए में जूनियर मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जूनियर एडिट का ये मॉडल पेपर है 100 नंबर के हिंदी के लिए 20 मॉडल पेपर, यानी कि 2000 पूरे 2000 क्वेश्चन हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के, ठीक है। तो ये मात्र 12 बजे तक मात्र 200 रुपए में, आज रात 12 बजे तक, ठीक है। तो जिनको भी करना है कर सकते हैं। और दोस्तों हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स 1000 रुपए का ऑफर चल रहा है। मॉडल पेपर आपका 300 की जगह 200 हो गया है। और ये हिंदी निचोड़ पीडीएफ जो कोर्स है ये 999 की जगह 599 में इस पीडीएफ कोर्स को आप ले सकते हैं। इसका प्रिंट आउट भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ पीडीएफ कोर्स है। तो सभी साथी जिनको भी जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। स्टार्ट करते आज का इस सेशन। भारत भारती के रचनाकार कौन है? पारिजात किसकी रचना है? पंचवटी के रचनाकार कौन है? और मानसी किसकी रचना है? आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे भारत भारती के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताओ। तो यहां पर दोस्तों आपको पता है और लगभग सभी लोगों को पता है कि सर जो यहां पर भारत भारती नहीं दिया, यहां पर भारत गीत लिखा है, भारत गीत। ये भारत भारती नहीं, भारत भारती तो अपन मैत्री शरण गुप्त की पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर भारत गीत दिया है। तो भारत गीत श्रीधर पाठक की है, ठीक है। भारत गीत किसकी है? श्रीधर पाठक की। बात करें पारिजात की तो पारिजात हरिऔध जी की रचना है, इसको अपन को याद कर लेना है, ठीक है। पंचवटी की बात करें तो पंचवटी दोस्तों मैत्री शरण गुप्त की रचना है पंचवटी, ठीक है। और मानसी ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ठीक है। तब आपको याद रख लेना भारत गीत के रचनाकार श्रीधर पाठक, ठीक है। पारिजात किसकी रचना है? हरिऔध की। पंचवटी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। और मानसी की बात करें तो मानसी ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, इसको अपन को याद कर लेना, ठीक है। इनको याद रखेंगे सभी लोग। पीडीएफ नहीं मिलती उसमें उसी में लगाना पड़ेगा आपको। अब यहां पर आपको बताना है गंगा अवतरण किसकी रचना है, युग चरण किसकी रचना है, पाथेय किसकी रचना, उर्मिला किसकी रचना है? जल्दी से बताइए गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? गंगा अवतरण। युग चरण किसकी रचना है? पाथेय के रचनाकार कौन है? और उर्मिला ये किसकी रचना है? सभी लोगों को आंसर बताना है और 113 का आंसर सभी लोग चयन करेंगे। गंगा अवतरण ये किसकी रचना है, जल्दी से बताओ। और गंगा अवतरण किसकी है? बोले सर ये तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, बिल्कुल सही है। युग चरण की रचनाकार कौन है? तो युग के चरण है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। ये 3 नंबर माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। उसके बाद पाथेय, देखो पाथेय सियाराम शरण गुप्त हैं, ठीक है। और उर्मिला तो आपको पता ही है कि उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वासी किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वासी किसकी रचना है? सभी लोग बताएं। लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए। क्वासी के रचनाकार कौन है? क्वासी के रचनाकार कौन है? अज्ञे, भारती, धर्मवीर भारती, नवीन या फिर दिनकर? क्वासी किसकी रचना है? सभी लोग एक बार जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो अपने मित्रों तक और सभी साथी शेयर जरूर कर दो, ठीक है। क्वासी के रचनाकार आपको बताना है कि किसकी रचना है। सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वासी किसकी रचना है? क्वासी के रचनाकार कौन है? और सभी लोगों ने बताया कि सर नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 में आपको चयन करना है बेड़ुलो गूंजे धरा। बेड़ुलो गूंजे धरा के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से, एक बार लाइक कर दीजिए। और बेड़ुलो गूंजे धरा इसके रचनाकार कौन है ये क्वेश्चन आपको बताना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। बेड़ुलो गूंजे धरा श्रीधर पाठक, मैत्री शरण गुप्त, हरिऔध या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि 115 का आंसर और राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका सही है, ठीक है। सभी का आंसर डी नंबर सही हो जाएगा।
वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। बेणुलो, गूंजेधरा, माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? 116 का आंसर। 116 में आपको बताना है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी, हम बिस्पाई जन्म के, है ना, और स्वप्न और चौखे चौपदे, इनमें से आपको चयन करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है प्रश्न क्रमांक 116 में। 116 में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, हम बिस्पाई जन्म के, ये तो बालकर्ण शर्मा नवीन की रचना है, बिल्कुल सही है। स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी की बिल्कुल सही है। चौके चौपदे हरिऔध की, ये भी सही है। अब हल्दी घाटी अपन को याद रख लेना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्तों ये नहीं है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यहां पर पूछा जाता है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कृति को कहा जाता है? छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कृति को कहा गया? कुर्री के प्रति, झरना, पल्लव या फिर जूही की कली? बताइए। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कृति को कहा गया? 117 का आंसर। 117 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 117 में बताना है और उत्तर है आपका झरना। झरना यानी बी नंबर आपका सही है, झरना राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ईला चंद्र जोशी ने या फिर नंद दुलारी वाजपेयी ने? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो आपको चयन करना है 118 का आंसर, और 118 में आपका सही आंसर हो जाएगा छायावाद का प्रवर्तक ईला चंद्र जोशी। ईला चंद्र जोशी यानी आपका जो सी नंबर है, सी नंबर, ये बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। छायावादी कविता कुर्री के प्रति ये किसकी रचना है? कुर्री के प्रति ये किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 119 में कुर्री के प्रति के रचनाकार कौन है? आपको उत्तर बताना है। प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, मुकुटधर पांडे? मुकुटधर पांडे छायावादी कृति कुर्री के प्रति ये किसकी रचना है? 119 का आंसर बताना है। 119 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर चयन करना है। और कुर्री के प्रति ये जो रचना है दोस्तों, ये रचना है मुकुटधर पांडे की, यानी आपका उत्तर डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, मुकुटधर पांडे कुर्री के प्रति। ठीक है। हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने, महादेवी वर्मा, पंत या फिर निराला ने? हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये आपका क्वेश्चन है 120 नंबर का, और 120 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको बताना है। हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? और सही आंसर आपका जा रहा है मुकुटधर पांडे। ये नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा दोस्तों? छायावाद यानी कि 121 का आंसर। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? चित्र भाषा शैली किसने कहा? नंद दुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नामवार से हैं या फिर डॉक्टर नगेंद्र? 121 का आंसर। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? 121 में आपको चयन करना है, और 121 का सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा रामचंद्र शुक्ल, यानी बी नंबर आपका सही है, रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसने कहा है छायावाद को? 122 का आंसर आपको चयन करना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर चतुर्वेदी, यानी कि 120 का आंसर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इसके आपको बताना है 122 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आप डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र सही है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र, वेरी गुड आंसर। द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? बताइए, किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप
छायावाद का उदय हुआ? ब्रजभाषा में काव्य रचना, राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना, श्रृंगार भक्ति भावना या फिर इतिवृत्तात्मकता के स्वरूप? आपको पता है छायावाद यानी कि 1918 से लेकर के 36 का जो युग था ये छायावाद का युग था। ठीक है, अब आपको बताना यहां पर कि द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ है? तो आपने पढ़ा है इतिवृत्तात्मकता, यानी कि डी नंबर आपका सही है, डी नंबर, वेरी गुड आंसर। इतिवृत्तात्मकता के दोस्तों विद्रोह स्वरूप, इतिवृत्तात्मकता ये प्रमुख विशेषता मानी जाती द्विवेदी युग की, लेकिन इसके विद्रोह के स्वरूप दोस्तों छायावाद का क्या हुआ? उदय हुआ। छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है, बताइए। प्रकृति का सामान्य चित्रण, आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता, प्रेम का उदात्त चित्रण, वेदना और निराशा की सघन व्यंजना। 124 का आंसर बताना है आपको। छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है तो कौन सी नहीं है? सभी लोग बताएंगे। 124 का आंसर बताना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और छायावाद की जो काव्य प्रवृत्ति नहीं है दोस्तों वो कौन सी नहीं है? देखो, आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता ये तो है, प्रेम का उदात्त चित्रण भी किया गया, वेदना और निराशा की सघन व्यंजना भी हुई, लेकिन प्रकृति का सामान्य चित्रण ये छायावाद की काव्य प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? मधुप, रसिक, कलाधर या फिर प्रसाद? 125 में आपको चयन करना है। 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? आरंभिक उपनाम क्या था 125 में? और बहुत बढ़िया प्रश्न है, 125 का आंसर आरंभिक उपनाम बताना है। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जो उपनाम था वो उपनाम था कलाधर। क्या था? कलाधर, यानी बी नंबर आपका कलाधर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा? 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर बताना है 126 में। 126 का आंसर 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रश्न क्रमांक 126। और 126 का सीधा आंसर जा रहा है कि सर मुक्तिबोध ये छायावाद के 4 आधार स्तंभों में नहीं है, जबकि निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी ये भी हैं। ठीक है, ये मुक्तिबोध आपको याद रख लेना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? डॉक्टर ईलाचंद जोशी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी? 127। छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है ये आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक यानी कि 127 में। और 127 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक हैं। डी नंबर आपका सही है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं तो कौन सी हैं? विशेषण विपर्यय, मूर्त विधान, स्वच्छंद भावावेश या इतिवृत्तात्मकता? 128 में आपको चयन करना है। छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं 128 का सभी लोग बताएं। तो छायावाद की विशेषताओं में बात करें दोस्तों तो विशेषण विपर्यय भी है, मूर्त विधान भी है ना, और स्वच्छंद भावावेश है। ये बस नहीं है तो विकल्प नीचे दिए हैं, ये तीनों सही है। ठीक है, तो आपका याद रख लेना है विशेषण विपर्यय, मूर्त विधान और स्वच्छंद भावावेश। वेरी गुड आंसर। यहां पर आ जाते दोस्तों 1 2 3 वाला ये सिस्टम जो है इसको सही है। ठीक है, 1920 का आपको बता दो सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी गई है वो कविता कौन सी है? झरना, कुर्री के प्रति पल्लव या फिर कुकुर मुत्ता? 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी गई है तो वो कविता कौन सी है? 129 का आंसर बताना है। और 129 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर कुर्री के प्रति यानी बी नंबर आपका सही है। कुर्री के प्रति राइट आंसर है, बहुत बढ़िया।
किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? तो प्रश्न क्रमांक 130 है। 130 में आपको चयन करना है और सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। लाइक कर दो, अपने मित्रों तक एक बार शेयर भी जल्दी से कर दो। 130 का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक समझा? 130 में राइट आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट। जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? 131 में आंसर बताइए। जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? ये आपको बताना है। 131 में आंसर बताना है और 131 का आंसर है 131 का आंसर है आपका महाराणा का महत्व, यानी डी नंबर। ठीक है, नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है किसको? महाराणा के महत्व को। डी नंबर आपका सही है। ठीक है, ये डी आपका राइट आंसर होगा। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय, प्रेम पथिक, अंधा योग या पेसोला की प्रतिध्वनि? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? 132 का आंसर आपको चयन करना है। 132 में हिंदी का प्रथम गीति नाट्य आपको बताना है और गीति नाट्य की बात आई है तो करुणालय लगा देना है। 1 नंबर आपको सही बताना है, करुणालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया? कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया तो किस काव्य ग्रंथ को कहा गया? प्रेम पथिक को, उर्वशी, अशोक की चिंता या फिर आंसू को? 133 का क्वेश्चन, 133 में उत्तर आपको बताना है। 133 का सही आंसर क्या है? आंसर आपको चयन करना है। जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? 133 नंबर में आपसे पूछा गया और आपका सीधा आंसर जा रहा है उर्वशी। उर्वशी यानी बी नंबर आपका सही है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया किसको? उर्वशी को। ठीक है, वेरी गुड। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 13, 14, 15 या फिर 16? कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं, ये आपका क्वेश्चन है और आपका उत्तर बताना है। 134 में 134 में उत्तर हो जाएगा आपका 15 है। 15 यानी कि दोस्तों आपका जो सी नंबर है 15 है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। सी नंबर वेरी गुड। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कामायनी का प्रकाशन वर्ष बताना है, बताइए नीरज जी। कामायनी का प्रकाशन वर्ष, ये महाकाव्य कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का, इसका प्रकाशन वर्ष आपको चयन करना है। सभी आंसर बताएंगे। शिव कुमार जी बताइए, कुल जी, और कामायनी बोले सर जयशंकर प्रसाद का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1935, यानी डी नंबर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। आपको पता है 15 सर्ग हैं कामायनी में। ठीक है, अब कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है जल्दी से बताएं। और जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर लेना है वो मॉडल पेपर ले सकते हैं अभी रात्रि 12 बजे तक। मात्र 200 में दोस्तों इस मॉडल पेपर को आप लगा सकते हैं। 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 20 मॉडल पेपर रहेंगे। अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, बढ़िया ऑफर आ गया, केवल रात्रि के 12 बजे तक है आज। ठीक है, तो कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम आपको बताना था और आपका उत्तर है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा। ठीक है, ये नंबर सही हो गया, वेरी गुड। कामायनी के सर्गों का और अनुक्रम बता दो, कौन सा अनुक्रम है? प्रश्न क्रमांक 137 आता ही है क्वेश्चन, आता है 137 में। तो आपको बता है लज्जा,
कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा और स्वप्न, स्वप्न, ठीक है, ये बी हो जाएगा सही, जो आपने बिल्कुल सही बताया है। बहुत बढ़िया आंसर सरोज जी, प्रियंका जी, कुरैशी जी, वेरी गुड। आपको बताना है कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। 138 का आंसर, 138 में कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। सही अनुक्रम यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आते दोस्तों, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम बताना है और आपका उत्तर है सी नंबर। यहां पर संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी का सर्ग नहीं है, तो कौन सा सर्ग नहीं है? श्रद्धा, लज्जा, इच्छा या फिर ईर्ष्या। कामायनी का सर्ग कौन सा नहीं है? कामायनी का सर्ग कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको चयन करना है, तो बताएं। कामायनी के पूरे सर्ग आनी चाहिए आपको दोस्तों 15, और 15 में आपने बताया कि सर इसका सर्ग इच्छा नहीं है, डी नंबर सही है ना। अब यहां पर बताना कि लहर क्या है, आंसू क्या है, कामायनी क्या है, उर्वशी क्या है। तो कामायनी तो आपको पता ही है कि सर ये तो महाकाव्य है। अब बताइए बाकी का आपको बताना है क्या 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 है। लहर आपको पता है कि सर लहर जो है एक गीति काव्य है, ठीक है। आंसू क्या है? आंसू दोस्तों एक खंड काव्य है आंसू, ठीक है। उर्वशी की बात करें तो उर्वशी चंपू काव्य है, इसको याद रखने ना, लहर गीति काव्य, आंसू खंड काव्य, कामायनी महाकाव्य, उर्वशी चंपू काव्य, ठीक है, वेरी गुड। उर्वशी चंपू काव्य। लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? प्रश्न क्रमांक 141। लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? इसका आंसर आपको चयन करना है, 2, 4, 6 या फिर 8। लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है। बताइए। रेखा बोरा जी, पूजा गुप्ता, अनीता जी, लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? ये 141 का आंसर, और उत्तर हो जाएगा 4, यानी बी नंबर आपका सही है। 4 आपका राइट आंसर है, ठीक है। प्रसाद कृत प्रलय की छाया, प्रलय की छाया विषय वस्तु के केंद्र में है। महाप्राणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व और जल प्रलय। तो प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, तो कौन सा केंद्र में है? 142 का सही आंसर आपको लगाना है, और सही आंसर में आपको चयन करना है प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व है, ठीक है। तो ये प्रलय की छाया याद रख लेना दोस्तों, सी नंबर आपका सही है। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। लहर ये क्या है? गीति काव्य। अब लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है, ये आपको बताना। 143 का आंसर, लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है, आपको चयन करना है। जल्दी से लाइक करें और शेयर कर दें, और जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट मॉडल पेपर लेना है तो रात्रि 12 बजे तक मात्र 200 रुपए में, ठीक है, सभी के लिए है। तो लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? 143 का आंसर, और 143 में प्रलय की छाया, प्रलय की छाया यानी कि डी नंबर, डी नंबर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, प्रसाद की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता, हिंसा को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है? मानवता बताया गया, गरुणालय, चित्राधार, कानन कुसुम या फिर लहर, यानी कि 144 का आंसर चयन करना है। और 144 में प्रसाद की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता, हिंसा को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है? 144 का उत्तर है, और 144 का उत्तर है करुणालय। करुणालय यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है, करुणालय आपका राइट आंसर। प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? 145 में खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह आपको चयन करना है। चित्रहार, आंसू, उर्वशी या फिर कानन कुसुम। 145 में आपको चयन करना है दोस्तों, प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? 145 में, और 145 में आपको चयन करना है प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है कानन कुसुम, यानी बी नंबर आपका कानन कुसुम बिल्कुल सही है। बी नंबर कानन कुसुम राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है?
कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? 146 मन का, बुद्धि का, हृदय का, या फिर इनमें से कोई नहीं? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो 146 का आंसर, 146 का आंसर हृदय का, हृदय का यानी सी नंबर हृदय का है दोस्तों। श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का है, सी आपको सही है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? 147 का आंसर, 147 में आपको करेक्ट आंसर बताना है और आपका सीधा आंसर है कि मानव चेतना के विकास का जो महाकाव्य कहा है वो कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास, तो ये तो अपन को पता चल गया, ठीक है। किसने कहा? ये यहां पर गड़बड़ हो गया दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी ने। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा 147 में आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी। नगेंद्र ने इसको कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, बी नंबर यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी। इसको आप सही करो, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा डबल हो गया, कोई बात नहीं। कामायनी का उद्देश्य क्या है? कामायनी का उद्देश्य, कामायनी का उद्देश्य क्या है? एक 149 का आंसर आपको बताना है। तो कामायनी जो कि 1935 में दोस्तों इसका रचना काल है, ठीक है। अब कामायनी का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है 149 नंबर में, और उत्तर हो जाएगा आनंदवाद की स्थापना, यानी आपका उत्तर डी नंबर जो है आनंदवाद की स्थापना, ये बिल्कुल सही है। कामायनी का उद्देश्य है आनंदवाद की स्थापना, ठीक है। डी आपका राइट आंसर, वेरी गुड। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? 150। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। 150 में उत्तर आपको चयन करना है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कामायनी, लहर, आंसू, झरना, या फिर आंसू, लहर, झरना और कामायनी, लहर, झरना, आंसू और कामायनी। 150 का आंसर बताना है और 150 में आपका उत्तर चला जाता है, कहां पर जाता है बताइए? विवेक कुमार जी, अनुराग जी, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम पूछा गया है आपसे और आपने बता दिया कि सर झरना लगा दो, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये नंबर लगा दो, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रसाद की अंतिम कृति बताना है। प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? लहर, कामायनी, झरना या फिर आंसू? 151 का उत्तर बताना है। 151 में, 151 में अंतिम कृति, और अंतिम कृति है आपकी कामायनी, यानी आपका उत्तर बी नंबर कामायनी बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर सही है। कामायनी के किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है? 152 का उत्तर कामायनी के किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है? 152 का उत्तर ईर्ष्या और कर्म, ईड़ा और लज्जा, स्वप्न और संघर्ष या फिर चिंता और आशा। 152 का उत्तर, और 152 में आपका स्वप्न और संघर्ष आपका सही हो जाएगा। सी नंबर आपका सही है। पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का जो संकेत है वो स्वप्न और संघर्ष में है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? 153 का आंसर सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता बताना है। इनका जन्म तो हुआ था दोस्तों 1900 में, 1900 में हुआ था, ठीक है। कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था। पंत जी का प्रकृति के चितेरे कवि हैं। इनकी रचना पल्लव, जिसको कि छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। अब इनकी पहली कविता पूछा गया तो आपको उत्तर लगा देना चाहिए, गिरजे का घंटा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, गिरजे का घंटा। पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पंत जी के किस काव्य को, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया?
सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। और जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो अभी भी आपके लिए ऑफर है रात्रि 12 बजे तक, ठीक है, मात्र 200 में, है ना। और पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? 154 का उत्तर आपको बताना है। तो पल्लव, पल्लव का रचना काल बताइए आप सभी। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? 155 का आंसर। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? प्रसाद को, पंत को, या फिर निराला को, या इनमें से कोई नहीं। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? 155 का आंसर आपको बताना है। और 155 में आपका सीधा आंसर जा रहा है, छायावाद का विष्णु कहा जाता है दोस्तों पंत को। पंत यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, पंत को कहा जाता है। वेरी गुड। सुमित्रानंदन पंत किस काव्य कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो काव्य कृति बताना है और कब किया गया। आपको पता है इन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। लोकायतन इनका महाकाव्य है। पल्लव इनकी प्रकृति की चित्रशाला, यानी कि दोस्तों इनकी प्रसिद्धि का आधार है पल्लव। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब बात आती है तो आप लोगों को उत्तर लगाने की आवश्यकता है, और आपने लगा भी दिया है ए नंबर, यानी कि चिदंबरा। आपको पता है 1968 में दोस्तों इसको क्या मिल गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था हिंदी में सबसे पहले, ठीक है। पंत की वह कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला। सोवियत लैंड पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है पंत जी को? ये क्वेश्चन है आपका 157 में। चिदंबरा, लोकायतन, स्वर्ण किरण या फिर युगांत के लिए 157 में आपको चयन करना है। और 157 में आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी लोकायतन। बी नंबर लोकायतन आपका सही है। सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया लोकायतन। इसका रचना काल है दोस्तों 1964, ठीक है। और ये महाकाव्य है पंत जी का, ठीक है। गांधी जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य लोकायतन। याद रख लेना, पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से साहित्य अकादमी से बताना है, किस रचना को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया? इसका आंसर बताना। विश्वास मलिक जी, रामदयाल जी बताइए। प्रश्न क्रमांक 158 में सौरभ जी, रेखा, नीरज जी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार पता है कि इस रचना के लिए 1960 में इस कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। लोकायतन किस प्रकार की रचना है? 59 का आंसर बताएं सभी साथ। लोकायतन किस प्रकार की रचना है? मुक्तक काव्य है, चंपू काव्य, गीति का नाट्य है, या फिर प्रबंध काव्य है? यानी कि 59 का आंसर आपको चयन करना है। लोकायतन किस प्रकार की रचना है, ये क्वेश्चन आपको चयन करना। और आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर जो लोकायतन है महाकाव्य है, और महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद होता है, यानी कि आपका उत्तर डी बिल्कुल सही चला जाता है। वेरी गुड आंसर। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। मॉडल पेपर जिनको भी लेना है वो मॉडल पेपर ले सकते हैं। सुमित्रानंदन की पंत की अभिव्यक्ति का सर्व प्रमुख माध्यम रहा है, तो क्या रहा? गीति काव्य, गीति नाट्य, खंड काव्य या फिर प्रबंध काव्य? सुमित्रानंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्व प्रमुख माध्यम रहा है, तो क्या रहा है ये आपको बताना है। 160 में बताना है, और 160 का आंसर आपका हो जाएगा गीति काव्य, यानी कि ये नंबर जो है ये गीति काव्य, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर सही। भाभी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? भाभी पत्नी के प्रति कविता के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रानंदन पंत, सियाराम शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। भाभी पत्नी के प्रति ये कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 161 का आंसर आपको चयन करना है। और 161 में आपका सीधा भाभी पत्नी के प्रति सुमित्रानंदन पंत। बी नंबर आपका सही है, सुमित्रानंदन पंत सही है, बी नंबर राइट आंसर। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं बताना है। आपको पता है दोस्तों मार्क्सवाद से प्रभावित बताना है कौन सी रचनाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 162 का चयन करना है। मार्क्सवाद से प्रभावित कौन सा युग था? प्रगतिवाद। अब प्रगतिवाद था तो पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं अपन को बता देना है। पंत जी की प्रगतिवादी रचनाओं की बात करें तो युगबाणी और कौन सी है? ग्राम्या। ये क्या है? इनकी प्रगतिवादी रचना है। और बोले सर प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित था, तो ये युगबाणी और ग्राम्या मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर
बिल्कुल सही है अनिल कुमार जी, वेरी गुड आंसर। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बता दो। 163 का आंसर है। लाइक सभी साथी करते रहे। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। हिंदी साहित्य का भी ऐप लॉन्च किया गया है, आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों 163 में। और 163 का आंसर आपका हो जाएगा कि सर इसमें प्रकाशन काल की दृष्टि से पूछा है, तो आप डी नंबर लगाओ। वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य और रजस्य कर, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। बच्चन की कवियों में सौम्य संत, कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है? 164 बताइए अनुपम जी, चयन करिए जल्दी से। बच्चन की कवियों में सौम्य संत रचना ये किसको समर्पित है? 164 का उत्तर लगाना है। और 164 में बच्चन की कवियों में सौम्य संत रचना ये किसको समर्पित है? 164 का आंसर। और 164 में आपका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर राइट आंसर, वेरी गुड आंसर। हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है? 165। हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, श्याम नारायण पांडे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 165 का आंसर आपको चयन करना है। हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है? 165 में। और 165 में आपका राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंत, यानी बी नंबर आपका सही है। नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। निराला जी की पहली कविता कौन सी है? निराला जी की पहली कविता कौन सी है? 166 का आंसर। 166 का आंसर, निराला की पहली कविता आपसे पूछा गया 166 में। और आपको पता है कि सर 1916 में इनकी एक रचना निकली, और वो रचना थी जूही की कली, जो कि छंद मुक्त रचना थी। आपको पूछा जाता है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है, तो उत्तर होता है निराला। और निराला जी की पहली कविता भी जूही की कली 1916 की है। संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा जाता है? 167 का आपको राइट चयन करना है। छायावादी काव्य की उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया? अनामिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या फिर परिमल को? 167 में आपको बताना है। और आपका राइट आंसर क्या होता है? संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? और सीधा आंसर जा रहा है आपका राम की शक्ति पूजा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? प्रसाद का, निराला का, दिनकर का या फिर हरिऔध का? 168 का आंसर। 168 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? विरोध आपको बताना है। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? 168 में। और 168 का आंसर है निराला का। किसका हुआ? निराला का। सी नंबर, वेरी गुड। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? महाप्राण, महाप्राण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? नीरज जी, अजय शर्मा जी बताइए। 169 में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रसाद, पंत, महादेवी या फिर निराला के लिए? और आपका सीधा आंसर क्या जाएगा? 169 में। और 169 महाप्राणा की बात करें तो महाप्राण निराला, यानी डी नंबर आपका सही है। महाप्राण निराला, डी नंबर सही है। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। निराला जी की बात करें दोस्तों तो इनके जन्म को लेकर मतभेद हैं। कुछ विद्वान 1897 और कुछ विद्वान 1899 है ना, ये मानते हैं महिषादल मेदिनीपुरी में निराला जी का दोस्तों जन्म हुआ था। और इनकी महाकाव्यात्मक कृति अगर आपसे पूछा गया तो बिल्कुल निसंकोच होकर लगाना ए नंबर, यानी राम की शक्ति पूजा। ठीक है। निराला जी के काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी। 171 का आंसर। और वो लिखी है दोस्तों कौन सी? निराला के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? तो वो लिखी है गीतिका की। गीतिका की, यानी बी नंबर आपका गीतिका की बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है। और सभी साथियों के लिए बता दें कि ये एडेड जूनियर सुपर टेट का ये 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए, जो कि रात्रि 12 बजे तक इसका ऑफर है। मात्र 200 में 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, संभावित प्रश्नों की 20 मॉडल पेपर, यानी कि एक मॉडल पेपर में हिंदी के लिए 100 प्रश्न आपके लिए रहेंगे। ठीक है। तो सभी साथी कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा अभ्यास आपका हो जाएगा। अभ्यास जिसको करना है, जूनियर वाले हों या ना हो, अभ्यास के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है।
तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद। जुड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, लाइक करते रहें, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें और एडिट जूनियर सुपर टेट के इस कोर्स में आपको जरूर जुड़ना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हिंदी साहित्य का जो भी साथी संपूर्ण कोर्स चाहता है तो अभी ऑफर चल रहा है 1000 का। आप 1000 में 1 साल तक पढ़ सकते हैं। विस्तृत टेस्ट, ट्रिकी वीडियो, सारी चीजें वहां पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।